नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों के साथ कई खंड साझा किए, विभिन्न ज्योतिषीय चर्चाओं के ऊपर भी खंड साझा किए एवं ज्योतिषीय योगों के ऊपर भी बहुत हमने चर्चाएं आप लोगों के साथ साझा की। आज का वर्तमान खंड हम उपाय ज्योतिष के ऊपर आप लोगों के लिए विशेषतः किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ दे सकते हैं। एक बात को तो समझ के रखिए, अभी इस व्याख्या के मध्य में इस बात को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। एक बात को हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, जो व्यक्ति के भाग्य में लिखा हुआ है वो उसी प्रकार से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। केवल हमारे प्रयास उस भाग्य के लेख को कभी कभी थोड़ा अधिक और कभी कभी हमारी योग्यताओं के अनुसार कम या ज़्यादा हमें प्रदान कर सकते हैं, किंतु जो भाग्य में लिखा है व्यक्ति को केवल वही प्राप्त होता है। जैसे कि शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वह व्यक्ति अपना समय पूरे होने के उपरांत मृत्यु भी प्राप्त करेगा, और उस मृत्यु से माता पिता बंधु बांधव कोई भी उसको बचा नहीं सकता। केवल महादेव या काल या ईश्वर, जिसके पास वो परम शक्ति है, वो चाहे तो उसको बचा सकता है। उसके पीछे भी साथ में ये कहा गया कि वो भी साधना के द्वारा। अब यह साधना का अर्थ क्या है और साधना का मूल मंत्र क्या है, जो मेरे अपने सूक्ष्म ज्ञान के अनुसार मुझे समझ आया। यहाँ साधना का अर्थ शरीर को, देह को साधना है, अर्थात व्यक्ति किस प्रकार से अपनी जीवन के क्रियाकलापों को, अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से सुव्यवस्थित रखता है, उससे उस व्यक्ति के जीवन में साधना और उस व्यक्ति के जीवन में निपुणता, प्रखरता, प्रबलता ये आने के योग रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए मधुमेह संबंधी रोग है और वो जिन कारणों से रोग बढ़ता है या व्याधि बढ़ती है, वो व्यक्ति उन्हीं कारणों को पुनः पुनः बार बार प्रयोग किए जा रहा है, तो यहाँ साधना विफल हो गई। किंतु यदि जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव, ज्ञान शक्ति, मेध शक्ति, ईश्वरीय आशीर्वाद, पूर्व जन्मों के आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त हैं, तो उसके मन मस्तिष्क के अंदर एक विचार कौंधेगा कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन को सुव्यवस्थित रख सकूं, और उस विचारों के कारण से वो अपने जीवन को साध लेगा, और जो उसका आयु खंड लिखा हुआ है वो उससे थोड़ा और लंबा जीवन व्यतीत कर पाएगा। इसी को साधना कहा गया है। जैसे कि आज की हमने चर्चा जो है उपाय ज्योतिष के ऊपर आप लोगों के साथ साझा करने का विचार बनाया है। उपाय ज्योतिष के प्रारंभिक स्तरों को देखा जाए तो मेरा ऐसा अनुभव है कि उपाय केवल या मूलतः या अत्यधिक संख्या में रोग अध्याय या रोग संबंधी या व्याधि संबंधी कार्यों के लिए देखे गए हैं। ऐसा जीवन में कोई भी उपाय मेरे ज्योतिषीय यात्रा के अंदर अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हो पाया जो किसी का व्यक्ति का चमत्कारिक रूप से भविष्य परिवर्तित करने की क्षमता रखता हो सकता है कि मेरे जीवन में ना आया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में ये क्षण देखने को मिले। आगे ईश्वर की कृपा रही तो ऐसा कोई उपाय, परिहार मेरे सामने नजर आएगा तो आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। किंतु ये मैंने अवश्य देखा है कि यदि ग्रहों के कारण, किस कारण से व्याधि उत्पन्न हो रही है, किस कारण से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनको यदि समझ लिया जाए तो उपाय ज्योतिष या परिहार ज्योतिष अपने आप में परिपूर्ण तरीके से फलीभूत होता है। उपाय ज्योतिष के रूप में पराशर ऋषि ने केवल पूर्व जन्म श्राप अध्याय के भीतर कुछ अपने जनमानस के कल्याण हेतु परिहार दे रखे हैं।
वर्तमान समय में हम उपाय ज्योतिष के प्रारंभिक खंड को लेकर आरंभ कर रहे हैं, जहाँ पे यदि जन्मांक के अंदर कौन सा ग्रह सबसे अत्यधिक बलवान है, कौन सा ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर सबसे अधिक बलवान है, उसके षड्बल से पहचानिए, उसकी राशियों के अनुसार पहचानिए, उसके भाव स्वामित्व से पहचानिए, और वो कहाँ विराजित है, किस प्रकार से शुभ दृष्ट है, उससे उसको पहचानने की चेष्टा कीजिए। आपके सामने उपाय ज्योतिष का आज प्रथम अध्याय आप लोगों के साथ साझा करें और उससे बहुत ही रोचक परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। जैसे ग्रहों को 4 भागों में विभाजित किया है। मूलतः यह प्रश्न कुंडली का सिद्धांत है, किंतु जन्म कुंडली के अंदर भी उसी प्रकार से पूरी तरीके से फलीभूत होता है। और 4 वर्गीकरण में हर ग्रह की एक नीति बताई गई है, साम, दाम, दंड एवं भेद। अर्थात 4 वर्गीकरण करके ग्रहों को साम नीति, दाम नीति, दंड नीति और भेद नीति के बारे में प्रश्न ज्योतिष में और उपाय ज्योतिष में हम सम्मिलित कर सकते हैं। अब इस साम नीति और ग्रह के सामंजस्य से हम चेष्टा करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति को बहुत सरल तरीके से ये समझ आ सके कि उसके जीवन में कौन सा ग्रह बली है, उसके जन्मांग में कौन सा ग्रह बली है, एवं साम नीति किस प्रकार से उसके जीवन में काम करेगी, दाम नीति किस प्रकार से काम करेगी, दंड और भेद नीति कैसे काम करेगी। सर्वप्रथम साम नीति के ऊपर बात करते हैं। साम नीति का अर्थ है साम्यवादिता, अर्थात लोगों के अंदर समझने की कला, लोगों के अंदर सुनने का धैर्य, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख के और अपनी भावनाओं के उत्तेजना से बचते हुए अपने कार्यों को निकालना, ऐसा साम नीति का प्रतीक बताया गया है। और इसको थोड़ा सा समझिए या और इसको समझने की थोड़ी सी चेष्टा करें। एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत ज़्यादा उग्र आक्रामक स्थिति में रहता हो, किंतु बलि ग्रह उसकी जन्म पत्रिका में साम नीति का ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे और अपना कार्य निकालने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में आगे प्रगति प्राप्त करने के लिए, वैभवता प्राप्त करने के लिए साम नीति का प्रयोग करें। साम नीति के 2 ग्रह अधिपति कहे गए हैं, देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य, अर्थात 2 ग्रह साम नीति के अधिकारी हैं, बृहस्पति एवं गुरु। यदि जन्म कुंडली के अंदर इन दोनों में से जो भी ग्रह बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति को ये अष्टम भाव का स्वामी हो, छठे भाव का स्वामी हो, द्वादश भाव का स्वामी हो, इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव जन्म पत्रिका पे नहीं पड़ेगा। यहाँ केवल हम नीतियों की बात कर रहे हैं। यदि बृहस्पति बलवान हो जन्म पत्रिका के ऊपर या शुक्र बलवान हो जन्म पत्रिका के ऊपर, तो व्यक्ति को शांति से, सभ्यता से, सुनने की विचार शक्ति से, दूसरों की भावनाओं को किसी प्रकार का आहत न पहुंचे, उससे इन सबसे व्यक्ति को मित्रता पूर्वक अपना काम निकलवाते हुए जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर देना चाहिए। और उससे देखिएगा उसके आने वाले जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तनशील विचार मिलेंगे। किंतु हर जगह सामनीति कार्य नहीं करेगी। मैंने 2 बात कही आपको, एक जन्म पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह बलवान है और एक उस समय जिस समय व्यक्ति ने कोई कार्य अपना पूरा करना है, तो प्रश्न पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह बलवान है। यहाँ पे हम दोनों को लेके चल रहे हैं। यदि साम नीति का ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर बली स्थिति में बैठा हुआ है, विराजित है, तो व्यक्ति को जो मैंने उपरोक्त कारण नियम बताए, उनसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ही लाभ मिलेगा।
दूसरी नीति कौन सी है? दंड नीति। दंड नीति क्या कहती है? कुछ थोड़ा सा प्रभाव दिखा के, कुछ थोड़ा सा दबंगपन दिखा के, कुछ हिम्मत करके, कुछ साहस करके, कुछ दृढ़ता करके अपने आप को प्रस्तुत करना और अपने तर्कों को इस प्रकार से लोगों के सामने रखना कि सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाए। उपरोक्त नीति जो मैंने बताई, साम नीति, इससे थोड़ा सा विपरीत है ये नीति, अर्थात अपने बारे में एक विशेष प्रकार का बल दिखा के कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ। अब देखिए, इसके अंदर जो इसके ग्रह हैं वो बिल्कुल ही इस बात से विपरीत प्रतीत होंगे आपको, किंतु इसके ग्रह दाम नीति के ग्रह चंद्रमा है। अर्थात यहाँ पे दाम कोई रुपया पैसा नहीं है, यहाँ पे दाम अर्थात अपना प्रभाव दिखा के कार्य करने का है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा यदि बल स्थिति में बैठा है, मूलतः चंद्रमा का पक्ष बल सबसे अधिक देखा गया है, शास्त्र भी यही कहता है। और चंद्रमा पक्ष बल में जितना उन्नत होगा, ऐसा व्यक्ति अपने बारे में एक विशेष प्रकार का वातावरण, अपने बारे में एक विशेष प्रकार का प्रभाव, दायरा बना के रखेगा, जिससे उसके काम बड़े सरलता पूर्वक होने की संभावनाएं बनेगी। अपने तर्कों से व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, अपनी जीवन शैली से, अपने रहन से, सहन से, अपने परिधान से, अपने वस्त्रों से, अपनी बातचीत की कला से ऐसा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और उसको करना चाहिए। ऐसा प्रश्न एवं उपाय ज्योतिष के पहले खंड में हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तीसरी नीति है दंड नीति। दंड नीति पहले जो दाम नीति कही थी उससे थोड़ा सा और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अर्थात पहले में हमने केवल ऐसा प्रतीत कराया कि हम वास्तविक रूप में बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु दंड नीति के प्रभाव वास्तविक डर दिखा के, वास्तविक भय प्रकट करके अपना काम निकालना होता है। ऐसा समझिए, यदि एक व्यक्ति को ये कला पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कहाँ कहाँ वैधानिक गलतियाँ, वैधानिक त्रुटियाँ जीवन के अंदर कहाँ कहाँ उसने ऐसे कार्य किए हैं जिनकी समझ हमें है, और उसके कारण से उस व्यक्ति से अपने कार्य निकाले जा सकते हैं, समाज से अपने कार्य निकाले जा सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में ये सुनने को मिल सकता है कि इस व्यक्ति से ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा, ये बहुत ही वक्र बुद्धि हैं और ये अगर भारी पड़े तो आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में दंड नीति का ग्रह उसकी पत्रिका में यदि बलवान है तो ऐसे व्यक्ति को वास्तविक भय दिखा के, अपने कार्य करने के लिए वास्तविक भय दिखा के, अपनी शक्ति का प्रयोग करके, जहाँ जैसी आवश्यकता है उसका प्रयोग करके, और सामने वाले की यदि कोई जीवन के अंदर छुपी हुई कमजोरी है, उसका कोई दुर्गुण है, तो उसे पकड़ लीजिए और उसे प्रयोग कर लीजिए। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्यों को निकालने के लिए इस नीति का प्रभाव प्रयोग कर सकता है। इस नीति के स्वामी कौन है? सूर्य एवं मंगल, दो ग्रह हैं इस नीति के, संयुक्त ग्रह हैं। जैसे सब सर्वप्रथम नीति के हमने बताए थे बृहस्पति एवं शुक्र, इस नीति के स्वामी भी सूर्य एवं मंगल है। यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या मंगल या दोनों ही लगभग औसतन बराबर बली स्थिति में, तो इस नीति का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके बाद ये बताएंगे आम व्यक्तियों के लिए वो कैसे देखें कि कौन से ग्रह मेरी पत्रिका में बिना जन्मनाम के बली हो सकते हैं। इसके बाद अंतिम नीति आती है भेद नीति, साम दाम दंड भेद। मैंने ये जो कहा था कि ये प्रश्न में भी प्रयोग होगी और साथ ही साथ ये जन्म कुंडली के ऊपर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भेद नीति का अर्थ ही कूटनीति है। इसका अर्थ ही फूट डालना, दो व्यक्ति के बीच में मतभेद पैदा करके। बाल्यकाल से ही ऐसी कथाएं हम सुनते आ रहे थे कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी और एक वानर ने आके उनके बीच की रोटी खा ली।
इसी को कहा गया है भेद नीति। अर्थात दो व्यक्ति जब आपस में विपरीत विचारधारा में आपस में युद्ध कर रहे हों तो उनमें फूट डलवा के, उनमें भेद डलवा के अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। यद्यपि शास्त्रीय नियमों से, सांसारिक नियमों से ये कोई भी बातें अच्छी नहीं है, किंतु व्यक्ति के सामने एक प्रकार से यदि ऐसी आपदा आ जाती है, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी ऐसी समस्या में घिर जाता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने उसको पकड़ लिया, जिससे वहाँ पे उसको छूटने के लिए बंधन में ले लिया, जिससे छूटने के लिए उसे वहाँ से निकलना है, और वो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति नहीं हो और उस के बंधन के लिए उससे धन आदि इत्यादि की मांग रखे। ऐसे में भेद नीति का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। अर्थात मान लीजिए 4 व्यक्तियों ने किसी एक व्यक्ति को मिलकर पकड़ लिया और उससे धन के बारे में अपनी मांग करने लग गए कि आपको हम तब छोड़ेंगे जब आप हमें धन दोगे। ऐसे में भेद नीति अर्थात उन 4 में से 2 लोगों के अंदर भेद बना दीजिए, 3 लोगों के अंदर भेद प्रकट कर दीजिए, फूट डाल दीजिए और अपना कार्य निकाल के अपने आप को सुरक्षित तरीके से वहां से आप निकल सकते हैं। इसी को कहा गया भेद नीति। भेद नीति के बारे में शास्त्रीय ग्रंथों में चाणक्य सूत्र आदि इत्यादि में कूटनीति शास्त्र के अंतर्गत यह आता है कि शत्रु के शत्रु से मित्रता कीजिए। अर्थात जो हमारा प्रत्यक्ष शत्रु है उसके शत्रु के साथ अपनी मित्रता कीजिए, जिससे कि आपको जीवन में लाभ प्राप्त हो जाए। या फिर व्यक्ति की जो भीतर की बातें हैं, उसका हर व्यक्ति के जीवन में कुछ छुपी हुई, कुछ प्रच्छन्न बातें छुपी रहती हैं, उनका प्रयोग करके उनको भांप के भी अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। एक सिनेमा देखने को प्राप्त हुआ, उसमें एक छोटी कन्या, हम उस सिनेमा को देख रहे थे, उसमें एक छोटी कन्या का अपहरण किया गया और किंतु जो अपहरण करता थे उनमें से एक जो अपहरण करता था वो थोड़ा सा सहृदय व्यक्ति था और छोटी कन्या बालिका ने धीरे धीरे अपने भोलेपन से उस व्यक्ति को प्रभावित किया और उस व्यक्ति ने बाकी सभी लोगों को प्रभावित करके उस कन्या को जाने दिया। कितनी रोचक नीतियां हैं साम दाम दंड भेद। अब ये कैसे पहचाने? भेद नीति के स्वामी शनि और बुध पत्रिका में यदि बली हैं तो ऐसा व्यक्ति भेद नीति का प्रयोग कर सकता है। इसका प्रश्न में भी प्रयोग कर लेना चाहिए। ऐसा मूलतः प्रश्न का ही एक खंड है। अब ये कैसे देखा जाए कि जन्म पत्रिका में आम जनमानस से कैसे देखे कि हमारी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह बलवान है। यदि बृहस्पति जन्म पत्रिका में बलवान है तो ऐसे व्यक्ति के साथ वृद्ध लोगों का आशीर्वाद सदैव जुड़ा रहता है। पढ़ने पढ़ाने का, व्याख्यान देने का, शिक्षा लेने का, देने का, धर्म शास्त्रों के साथ इसके विचार जुड़े रहते हैं। शुक्र जन्म पत्रिका के अंदर बलवान है तो ऐसे व्यक्ति को सुंदरता, सौंदर्यता आदि इत्यादि जीवन में हमेशा इसके बनी रहती है एवं इसके जीवन में इसकी अर्धांगिनी, जीवन साथी इसका बहुत सहयोग देती है। चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में बलवान है तो ऐसे व्यक्ति को मां का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होता है एवं जीवन में जल संबंधी कामों से इसको लाभ होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही बली होता है और अपने निर्णयों को साहसपूर्वक लेने का वो रखता है, निर्णय लेता है। दंड नीति अर्थात सूर्य और मंगल यदि जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान है तो प्रशासनिक कार्य, शासनिक कार्य, राजा की कृपा, पिता से सहयोग सदैव प्राप्त रहता है। यदि पत्रिका के अंदर मंगल बली है तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का कार्य, रेस्टोरेंट का कार्य, भूमि संबंधी कार्य, भाई बहनों का सहयोग मिलता रहता है। भेद नीति शनि और बुध यदि भेद नीति के स्वामी बलवान हैं तो व्यक्ति को भूमि संबंधी, विशेषकर ऐसी भूमि जो कृषि भूमि हो और अपने पूर्वजों से प्राप्त हो, साथ ही अपने नीचे अनुचर जो काम करने वाले उनका सहयोग इस व्यक्ति को बना रहता है।
लोहे के कार्य, परिश्रम के कार्य से इनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। और बुध यदि पत्रिका के अंदर बलवान है तो व्यक्ति का गणित बहुत अच्छा हो सकता है, उसको बहनों का सहयोग, मुखमंडल पे एक प्रकार विशेषतः यौवनता सदैव प्रतीत होगी और त्वचा सदैव चमकती रहेगी। ये आज हमने 4 नीतियां साम, दाम, दंडभेद और इनके ग्रह आपके लोगों के साथ साझा किए। आप अपनी पत्रिका में इन जन्म पत्रिका में इन ग्रहों को पहचानिए, कहाँ विराजित हैं, किस प्रकार से हैं, और केवल इन नीतियों का प्रयोग कीजिए। और आने वाले समय में इन नीतियों के प्रयोग से आपको जीवन में क्या लाभ प्राप्त हुआ वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स संवाद के भीतर हमें सम्मिलित कर सकते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। अगली चर्चा फिर दोबारा किसी बहुत ही रोचक घटना के ऊपर बनाएंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए।